नमस्कार, आदाब। मैं ऐश्वर्य यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र 30 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। 29 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक सत्र की तारीख और अवधि पर निर्णय लेगी। यदि सरकार इसे छोटा रखने का निर्णय लेती है तो वो सत्र 6 सितंबर को गणेश विसर्जन से पहले समाप्त किया जाएगा या अवकाश हो सकता है, और यदि 10 या अधिक दिनों के सत्र का विकल्प चुना जाता है तो विसर्जन के बाद सदन फिर से बुलाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को राज्यपाल के कोटे के तहत प्रोफेसर एम कोदंडाराम और आमिर अली खान को नियुक्त करने की सिफारिश करने वाला एक प्रस्ताव पारित करने की भी संभावना है। उनकी पिछली नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद 2 सीटें खाली हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक समारोह में घोषणा की थी कि सरकार 15 दिनों के भीतर प्रोफेसर कोदंडाराम को एमएलसी बनाएगी। टीजीएसआरटीसी की एक चलती बस में आज सुबह मेहंदीपट्टनम बस स्टॉप पर आग लग गई। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 9 बजे की, जब सिटी साधारण बस करीब 40 यात्रियों को लेकर मसाब टैंक से राजेंद्र नगर की ओर जा रही थी। मेहंदीपट्टनम में पिलर नंबर 9 के पास पहुंचने पर बस में आग लग गई और ड्राइवर ने इसे देख लिया और गाड़ी को सड़क पर रोक दिया। यात्रियों को सतर्क कर दिया गया और वो सुरक्षित स्थान पर भागे। बस स्टाफ ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने किसानों की अपेक्षा और गरीबों को समय पर चिकित्सा के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इमरजेंसी देखभाल पाने में विफल रहने के बाद महबूबनगर जिले के एक किसान रवि नाइक की दुखद मौत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे तेलंगाना में कृषि के पतन और सरकारी अस्पतालों की आपराधिक उदासीनता का स्पष्ट प्रतिबिंब बताते हुए कहा है कि एक किसान की दुखद मौत ने तेलंगाना में व्यवस्था के पतन और गरीबों के प्रति सरकारी अस्पतालों की आपराधिक उदासीनता को उजागर कर दिया है। जब कांग्रेस सरकार ने किसानों की पुकार को नजरअंदाज कर दिया और बुनियादी चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करने में विफल रही तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये राज्य द्वारा हत्या थी। हरीश राव ने कहा कि किसानों को निराशा में धकेलने और उन्हें जीवन और मृत्यु दोनों में सम्मान से वंचित करने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तेलंगाना के विभिन्न जिलों में अधिक भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एमडी हैदराबाद ने 29 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह एमडी के प्रमुख ने कहा है कि आज पूर्वी तेलंगाना में कुमाराम भीम, आसिफाबाद और खम्मम जिलों में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है। जीएचएमसी के तहत आने वाले इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हम दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश और राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में मध्यम बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क सहित उनके कई कैबिनेट सहयोगी आज बिहार के सुपौल में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक एसयूवी की छत पर बैठे देखे गए। रविवार को रैया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में सभी इंडिया ब्लॉक आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और परिणाम फलदायी होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक जल्द ही एक साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। विपक्षी गठबंधन के सभी घटक एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से एक साथ हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने मांग की कि कांग्रेस और बीआरएस कालेश्वरम परियोजना की अनियमितताओं और फोन टैपिंग मामले को सीबीआई को सौंपने पर सहमत होकर साबित करें कि वो खुद से काम नहीं कर रहे हैं। जहानाबाद में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर वोट के बदले नोट मामले में जवाबदेही से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जबकि बीआरएस नेता फोन टैपिंग प्रकरण में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। राव ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता और बिचौलिए राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना में यूरिया की कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं। सरकार के आवास वादों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 19 महीने बाद भी पूरे तेलंगाना में केवल 73 घर ही पूरे हो पाए हैं। सरकार हार के डर से जानबूझकर स्थानीय निकाय चुनाव में देरी कर रही है। हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी और जीएचएमसी आयुक्त ने राजनीतिक दलों से 26 अगस्त तक जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के नियुक्तिकरण पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा है। ये कदम आगामी उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत उठाया गया है। जीएचएमसी मुख्यालय में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक में आयुक्त ने कहा कि मौजूदा 320 की तुलना में 408 मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। 79 नए मतदान केंद्रों के साथ स्थानों की संख्या 132 से बढ़कर 139 हो गई
गई है। उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट 28 अगस्त तक चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। इसमें फॉर्म 6 के माध्यम से 5426 आवेदन शामिल हैं, जिनमें से 1478 खारिज कर दिए गए हैं। फॉर्म 7 के माध्यम से 3453 आवेदन, जिनमें से 1010 खारिज कर दिए गए हैं और 12 लंबित हैं, और फॉर्म 8 के माध्यम से 10,358 आवेदन, जिसमें से 1279 खारिज कर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि मुझे सभी दलों से समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने हमारा समर्थन किया है। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के ज्यादातर सांसद हमारे साथ हों। बी सुदर्शन रेड्डी आज सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इसके पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आज भाजपा के लोग एक विशेष विचारधारा से जुड़े लोगों को ही बड़े पद पर बैठा रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समावेशी विचारधारा को अपनाएं, और इसलिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अन्य दलों से अपील की है कि सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें और बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। समाजवादी पार्टी के अभिनेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंच से उपस्थित साथियों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो समझ रहे होंगे हिंदी में दो शब्द बोल दिए, फिर इसके बाद में अंग्रेजी शुरू कर दिए, क्या हो रहा है। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूँ, हिंदी में भाषण देने का सीखने का, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं, और वो कोशिश से जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन दिए गए हैं, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर इसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है, वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु से एक लापता व्यक्ति को उसकी 56 वर्षीय पत्नी द्वारा अपने 33 वर्षीय प्रेमी की मदद से कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान आरोपियों की मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मीनाक्षमा, उनके प्रेमी प्रदीप और उनके दोस्तों सिद्धेश और विश्वास के रूप में हुई है। सभी कदूर के निवासी हैं। वहीं मृतक की पहचान सुब्रमण्यम के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि वो दर्जी का काम करते थे। अधिकारियों ने बताया कि मीनाक्षमा को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 जून को मीनाक्षमा ने कदूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति सुब्रमण्यम 31 मई को बाहर गए थे और घर नहीं लौटे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के सामने मुश्किल खड़ी होती जा रही है। दरअसल राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में उन्होंने आरएसएस का गीत गाया, जो कि पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरा है। पार्टी के भीतर विरोध के सुर पनपने लगे हैं। इसको लेकर वरिष्ठ नेता और कांग्रेस एमएलसी बी के हरिप्रसाद ने डिप्टी सीएम शिव कुमार से माफी मांगने की मांग की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान हरिप्रसाद ने कहा कि डिप्टी सीएम के तौर पर आरएसएस का राष्ट्रगान गाने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम शिव कुमार के लिए
ऐसा करना ठीक नहीं था, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी स्वाभाविक रूप से ऐसे घटनाक्रमों का स्वागत करेगी। देश में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के सदस्य महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इस पृष्ठभूमि में शिव कुमार को माफी मांगनी चाहिए। राजन्ना ने कहा है कि वो आरएसएस का गीत गा सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और महाकुंभ मेले में भी शामिल हो सकते हैं, भले ये पार्टी के हितों के खिलाफ हो। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने आज विधायक राहुल को पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो पार्टी की प्राथमिक जांच में सही पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राहुल निर्दोष हैं तो उन्हें ये बात साबित करनी चाहिए। विधायक राहुल पर हाल ही में मलयालम अभिनेत्री रेनी एंड जॉर्ज ने दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद राहुल ने केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कार्रवाई का समर्थन किया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की गरिमा के साथ समझौता नहीं करती है। रमेश ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि आरोप सही या नहीं, लेकिन इस मामले में जो जानकारी जुटाई गई उसमें आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद हम सभी ने कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया। गौरतलब है कि अभी तक राहुल के खिलाफ कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी की सख्त कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। हालांकि रमेश ने पार्टी के फैसले को साहसिक और आदर्श बताया और कहा कि इससे महिलाओं की गरिमा का सम्मान होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके सरकार की प्रमुख पहल मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का आज राज्य के शहरी क्षेत्रों में विस्तार किया। स्टालिन ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ यहां सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भोजन परोसा और योजना के विस्तार की औपचारिक शुरुआत। स्टालिन और मान ने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता किया। इस विस्तार के साथ योजना का 5वां चरण शुरू हो गया है, जिससे 2429 स्कूलों के 3.6 लाख अतिरिक्त बच्चों को लाभ मिलेगा। योजना के विस्तार के बाद अब राज्य में कुल 20.59 लाख बच्चे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना से लाभान्वित होंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक केंद्रीकृत रसोई में नाश्ता साफ सुथरे तरीके से तैयार करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि तैयार किए गए पोंगल, खिचड़ी या उपमा जैसे व्यंजनों और साथ में परोसे जाने वाले दाल व सांबर को वैन के जरिए संबंधित स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 6 मई 2022 को विधानसभा में घोषणा की थी कि पहली कक्षा से 5वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क नाश्ता योजना शुरू की जाएगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।